नाज़रीन, ईरान इस वक्त जब वो स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस हैं, ईरान की जो तैयारी है वो इस वक्त भरपूर नजर आ रही है और ईरान जो है वो डियागो गार्सिया को हिट कर सकता है। ये वो बेस है इंडियन ओशन के अंदर जो इस रीजन में अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बेस है। और अब देखिए कि B-2 बॉम्बर जो है वो हमेशा वहीं पर खड़े किए जाते हैं। B-2 बॉम्बर्स को वो यहां पर खड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं करते हैं बल्कि डियागो गार्सिया के अंदर करते हैं और वो इवन जो साउथ चाइना सी के ऑपरेशंस हैं वो भी वहां से देखते हैं। और ये इस सारे रीजन की जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बेस है वो डियागो गार्सिया की है और ईरान जो है वो उस बेस को हिट कर सकता है। जाहिर है कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज होगा, बहुत बड़ा डैमेज होगा और उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है अगर डियागो गार्सिया हिट होती है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल इंडियन ओशन के वस्त में जाकर यानी बाकी टेरिटरी से बहुत दूर वहां पर यह बेस इसलिए बनाई है ताकि उसको कोई रीच ना कर सके। और ईरान ने भी पिछली बार उस बेस को निशाना नहीं बनाया था, मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब ईरान जब उसको भी हिट करने जा रहा है तो यह बहुत बड़ी बात होने जा रही है। इसी दरमियान जो है नेतन्याहू ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो ये बता रहा है कि कैसे जो अमेरिकन नेवी है वो ईरान पर हमला लॉन्च करेगी। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो नाज़रीन लेबनान और गजा के हवाले से अग्रेशन की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी एस्केलेशन वहां पर हुई है। इजरायली फौज जो है वो लेबनान में घुसी है, उसने लेबनान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया है और लेबनान की एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसके वन ऑफ द लीडर को उसके घर से उठा लिया। यानी हिजबुल्लाह की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान की, उसके लीडर को उसके घर से जब वो उठा लिया है तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। कुछ देर पहले ये वाकया हुआ है। इसके अलावा गजा पर बड़ी खौफनाक बमबारी इस वक्त की जा रही है, वहां पर शहादतें हुई हैं, जख्मी हैं, बड़ी खौफनाक बमबारी वहां पर की जा रही है। यानी गजा का बोर्ड ऑफ पीस और वो मॉनिटरिंग सेंटर जो अमेरिकन ने बना रखा है और सीज फायर और अमन, उस सब के बावजूद गजा पर बमबारी जारी है। फूड शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, इलाज उस तरह से नहीं है। यानी फलस्तीनियों के लिए जो रियल रिलीफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और चूंकि इसराइल का असल मकसद जो फलस्तीनियों की जेनोसाइड करना है और अनलिवेबल कंडीशंस यहां पर बनानी है ताकि फलस्तीनी जो रह जाएंगे वो यहां से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए। तो अब एक तरफ उन्होंने वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन जो है उसका जो अप्रूव किया है और दूसरी तरफ जो गजा पर ये शदीद बमबारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ लेबनान के अंदर जब दाखिल हुए तो ये है इसराइल का कंट्रीब्यूशन टू द रीजन। इनको जो ताकत कई सदियों के बाद जब वो हासिल आई थी, अगर ये चाहते तो इस ताकत को इस रीजन में अमन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, भाईचारे के तौर पर रह सकते थे, मिलजुल कर रह सकते थे। और देखिए जब OIC वर्ल्ड के पास ताकत रही है तो उन्होंने तो हमेशा इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ठीक है ना। तो ये जैसे तैसे करके भी अगर यहां पर आ भी गए हैं तो ये अमन के साथ और भाईचारे के साथ, अब देखना आखिर में तो हमास ने भी इनको तस्लीम कर लिया, तो फिर सब चीजें हो सकती थी। इन्होंने अपनी ताकत जो रीजन को डिस्ट्रॉय करने में लगाई है, अगर ये अपनी अटेंशन, अपनी ताकत और अपने रिसोर्सेज रीजन को कन्विंस करने में अमन के लिए लगाते तो कब से रीजन में जो अमन हो चुका होता। तो जाहिर है फिर इसका जो रिजल्ट है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी आएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन जो एप्स्टीन का स्कैंडल है वो वेस्टर्न तारीख का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है और ये आता चला जा रहा है और इसमें भी बहुत कुछ आना है। और जो एप्स्टीन के लगाए हुए पौधे हैं वो तो अभी भी बरसरे इक़्तिदार हैं। आप सिर्फ वो सदूर और प्राइम मिनिस्टर्स को ना देखें, जो उसके अलावा बाकी अशराफिया है और ओहदेदार हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, वो भी इसमें शामिल है। यानी जो दुनिया को रन कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स तो नहीं है, बाकी जो हैं एम्बेसडर्स उसके अंदर शामिल हैं, उसमें बिजनेसमैन शामिल हैं। ये सारे के सारे जो वेस्टर्न एलीट है वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार तो हैं। तो ये एक ऐसा अनबिलीवेबल स्कैंडल है कि एक शख्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब वो इतनी ज्यादा चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। आप कल्चर को ले लें, आप ट्रेड को ले लें, आप सियासत को ले लें, आप जियो पोलिटिकल इशूज को ले लें, आप इन्वेजन्स को ले लें, आप जंगों को ले लें, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स, एम्बेसडर्स, CEOs, बिजनेसमैन, सब के सब उसके अंदर शामिल हैं। सब का जो नाम आ रहा है। इसलिए ये जो एप्स्टीन स्कैंडल है ये बहुत सारों के ओहदे इस वक्त निकल रहा है। कुछ मजीद जो एम्बेसडर्स हैं उनके नाम आए हैं और उनको रिजाइन करना पड़ा है, ठीक है ना। नॉर्वे के कुछ बड़े एम्बेसडर्स हैं और उनको रिजाइन करना पड़ा है। मिडिल ईस्ट के हवाले से नए इनके सवाल सामने आ रहे हैं।
यूई के अंदर कैसे एप्स्टीन ने जब वो पेनिट्रेट किया, कैसे वहां पर इन्फ्लुएंस हासिल किया, फिर इजरायली मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस को कैसे वहां पर यकीनी बनाया। और इवन एक जो ईमेल है वो ये सामने आ रही है कि एप्स्टीन बकायदा कतर की जो इन्वेजन है वो प्लान कर रहा था, यूएई को पुश कर रहा था। ये कैसे वो प्लानिंग कर रहा था कि यूएई को पुश किया जाए कि कतर की जो है वो इन्वेजन की जाए। आप जरा अंदाजा करें कि इस हद तक जब वो इन्वॉल्व है एक शख्स। दूसरी तरफ नाज़रीन, क्यूबा का जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका ने कर रखा है और इवन वहां पर फूड बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा क्राइसिस क्यूबा इस वक्त फेस कर रहा है। यानी क्यूबा पर जंग लॉन्च हो चुकी है। अब आप देखना है कि नई जंगें किस तरह की होती हैं। वेनेजुएला की जो काइंड ऑफ जो भी हुआ है वहां पर 30 मिनट का था, तो लेकिन उसके पीछे जो कई महीने हैं जिसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें ब्लॉकेड हो रहा है, वो भी तो जंग ही थी। तो क्यूबा पर इस वक्त जंग लॉन्च हो चुकी है क्योंकि अब रिजीम चेंजेस और मुल्कों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बरह रास्त फौजें जमीन पर नहीं उतारी जा रही हैं। तो क्यूबा पर भी जंग लॉन्च हो चुकी है। अब वहां पर काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज है, लेकिन दुनिया के ममालिक जो हैं वो फूड अब भेजना शुरू हो गए हैं और अमेरिका का ये प्रेशर है कि फूड और ये सारी सप्लायर्स और एड क्यूबा को ना भेज जाए। लेकिन कुछ मालिक जब वो खड़े हो रहे हैं और क्यूबा को वो फूड भेज रहे हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका का बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर है। तो ये तमाम सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज है, जब वो ये बात करते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज करनी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान में एक दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी और ये मुल्क उसी तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। जब वो रिजीम चेंज की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान की बात करते हैं कि ईरान एज अ स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, जब ईरान के अंदर ये डिस्ट्रक्शन होगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स के अंदर तक महदूद नहीं रहेगा। नाज़रीन, बहुत सारे और मुल्क जो वो डिस्टेबलाइज होने जा रहे हैं। अगर ईरान के अंदर ये चीज हुई तो उसके नतीजे में कई और मुल्क, हमसाया ममालिक, रीजनल कंट्री जो वो डिस्टेबलाइज होने जा रहे हैं। इसके नतीजे में एक ऐसा क्राइसिस और क्योस पैदा होगा कि और मुल्कों के अंदर रिजीम चेंजेस होंगी। यानी इसके नतीजे के तौर पर और मुल्क उनको नुकसान होगा, उनमें रिजीम चेंजेस होंगी, उनकी इकॉनमीज तबाह होंगी और वहां पर डिस्टेबलाइजेशन जब वो हो सकती है। तो यानी कि वो सिर्फ ईरान को नहीं तबाह करने के लिए आ रहे हैं, वो और मुल्कों को भी तबाह करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तबाही का ये नतीजा निकलना है कि और मुल्क डिस्टेबलाइज होंगे ओआईसी वर्ल्ड के। अच्छा, अब एक नया फिनोमेना जो देखा जा रहा है, अब चूंकि नेतन्याहू जा रहा है अमेरिका हंगामी तौर पर, तो अब जो इजरायली लॉबी है उसने ओपनली एक नया बयानिया जो है वो परसू करना शुरू कर दिया है। और फॉक्स न्यूज़ अगर आप सुने उनका, और जो बाकी मीडिया है उसको आप सुने, और जो इजरायली लॉबी के ऑफिशियल्स हैं, लिंडसे ग्राहम और बाकी जो भी हैं, तो वो ओपनली एक नई बात करना जब शुरू हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान तीनों शरात मान भी जाता है तो भी हमें ये बात बिल्कुल कबूल नहीं है। यानी जो तीन शरात हैं, न्यूक्लियर के हवाले से, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से और फलस्तीनी और रीजनल रेजिस्टेंस की सपोर्ट के हवाले से, जिसमें ईरान ये कहता है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर के हवाले से जो शर्त है वो मानने के लिए तैयार है, बाकी दो पर बात ही नहीं होगी। तो ईरान वो नहीं मान रहा। लेकिन इजरायली लॉबी ये कह रही है कि अगर ईरान वो मान भी गया, तीनों की तीनों ईरान ने मान ली, फिर भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें डील करनी ही नहीं है ईरान से, हमें ईरान पर हमला चाहिए। क्योंकि ये जो नेतन्याहू जा रहा है तो इनको ऐसा, यानी इजरायली लॉबी को ऐसा सिग्नल मिल रहा है, यानी वो ऐसा असेस कर रहे हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहा है। जो ट्रंप की मागा बेस है, फिर आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, टकर कार्लसन जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि ईरान पर हमला जो नहीं होना चाहिए और इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा हमें। रीजनल कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इजरायली लॉबी कहीं ये एज्यूम कर रही है, उनको ऐसा एक इशारा मिल रहा है, वो ऐसी उनको भनक लग रही है कि कहीं ट्रंप हेजिटेट तो नहीं कर रहा और शायद ये हमले की तरफ ना जाए और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करे मुज़ाकरात के लिए। तो अब वो ये कह रहे हैं हम किसी भी किस्म की डील, पहले तो ये कह रहे थे ना भाई ये शर्त होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कोई ईरान के साथ हमें डील करनी नहीं है, ईरान के ऊपर हमला होगा, ईरान डिस्ट्रॉय होगा, तभी इजराइल सेफ होगा। ईरान के साथ डील भी इजराइल को सेफ नहीं बनाएगी। अगर इजराइल सेफ नहीं है तो वेस्ट सेफ नहीं है, ये उनका बयान है। ये बड़ी ही डेंजरस बात है।
अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज के अगर हम देखते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनती वेस्ट की कि वो ईरान के ऊपर जब वो हमला लॉन्च करे। लेकिन एक चीज नज़ीर बहुत ही खतरनाक है जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं कि हमला होने के खतरात ज्यादा क्यों हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे मेरा ख्याल है कि बॉटम लाइन है, जब आप तमाम चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपको लगता है कि हमला होगा किस वजह से। क्योंकि उनकी नाज़रीन ऐसा लगता है कि जो सारी पॉलिसी है, यानी इजराइल ने जो पूरा एक फ्रेमवर्क बना रखा है और वेस्टर्न सिस्टम को उसमें जकड़ रखा है, वो ये है कि ये सारी उनकी पॉलिसी ओआईसी की दुश्मनी के ऊपर मुबनी है। ओआईसी वर्ल्ड को कभी सर ना उठाने दो, ये उनकी पॉलिसी नजर आती है। वगरना आप देखें मुअम्मर कज़ाफी ने अपना न्यूक्लियर दे दिया, सद्दाम हुसैन इवन निगोशिएट करने के लिए जब वो तैयार था तो ईरान निगोशिएशंस पहले भी कर रहा था, फिर उससे पहले न्यूक्लियर डील की, ये उसमें से यूनिलैटरली निकल गए। अभी भी मुज़ाकरात की जो लॉजिकल शेप है, जो लॉजिकल स्पेस है, वो तो मौजूद है। फिर प्रिंसिपल अंदाज में, मीनिंगफुल अंदाज में मुज़ाकरात करना चाहें तो फ़लस्तीनियों के साथ भी स्पेस मौजूद है, लेबनीज के साथ करने हैं तो भी स्पेस मौजूद है, शाम के साथ, ईरान के साथ, यमनीज के साथ लॉजिकल बुनियादों पर मुज़ाकरात की स्पेस मौजूद है। लेकिन वो कभी भी आप देखें कि ओआईसी वर्ल्ड के साथ कभी, और खासकर मिडिल ईस्ट वर्ल्ड के साथ, जब वो कभी मीनिंगफुल मुज़ाकरात के लिए नहीं आते, हमेशा जंगों ही की तरफ आते हैं। तो यहां पर भी ये सबसे मेरा ख्याल है कि बॉटम लाइन फैक्टर है कि ये जो उनकी पॉलिसी है ना कि ओआईसी वर्ल्ड को कभी सर ना उठाने दो, इनको कुचलते रहो, इनके ऊपर जंगे लॉन्च करते रहो। अभी अगर आप देखें तो रीजन बड़ी बहुत जबरदस्त डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, यानी जो पुरानी दुश्मनियां हैं वो खत्म हो रही हैं, कम से कम, यानी बहुत ज्यादा कोई अलायंसेस नहीं बन रहे हैं तो दुश्मनियां खत्म हो रही हैं। एटलीस्ट हैंडशेक हो रहा है, एटलीस्ट जब वो दौरे हो रहे हैं, एटलीस्ट रिकंसिलिएशन का प्रोसेस मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं। और मिडिल ईस्ट ही फेस है ओआईसी का, यानी सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, मिस्र, ईरान, यही है ना बड़े लीडर्स ओआईसी के, यहीं से ओआईसी की पॉलिसी बनती है, ओआईसी वर्ल्ड का फेस यही है। तो अगर आप देखें तो ये इस वक्त बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। और फिर हर कंट्री वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और अपनी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में कर रहा है। ईरानियंस भी अपनी जो माजी की गलतियां हैं उनको रीअसेस कर रहे हैं। इवन उनके कुछ लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि हमसे भी कुछ फॉरेन पॉलिसी में गलतियां हुई हैं, हमने भी अपने नेबर्स को शायद ज्यादा इनसिक्योर कर दिया था। यानी वो एक डिबेट कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश कर रहे हैं, साथ टेक्नोलॉजी में कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्पेस में, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टर्की क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। गल्फ स्टेट सोच रही हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कुछ करें। और ये जो एक दूसरे के ऊपर जंगे छेड़ना है, यानी पूरे रीजन में कोई किसी के खिलाफ है, प्रॉक्सी वॉर, कोई इसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को। तो ओवरऑल रीजन जो है वो हमें एक सही डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। यही वो चीज है जो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ईरान की रिजीम चेंज का मतलब ईरान की डिस्ट्रक्शन है, जिसके नतीजे में एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि बाकी मुल्क भी डिस्टेबलाइज होंगे, जो तरक्की का सफर है वो रुक जाएगा और आप तो सर्वाइवल मोड के अंदर चले जाएंगे ना। जहां पर ये मुल्क सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाना है, स्पेस के अंदर आगे जाना है, रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है काइंड ऑफ, तो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो फिर आपकी डायरेक्शन क्या होगी? आप तो सर्वाइवल मोड के अंदर होंगे ना। कभी कोई तंजीम खड़ी हो गई या कभी कुछ हो गया, दाइश किसने पैदा की? तो इस तरक्की के सफर को रोकना, ओआईसी वर्ल्ड को कभी सर ना उठाने दो, ये उनकी पॉलिसी नजर आती है। यानी जब वो टेबल पर बैठते हैं और देखते हैं कि भाई ये हमें चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमला करना नागुज़ीर क्यों है? क्योंकि ये मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, दोबारा सर उठाने की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्रश करना जो है वो जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इजरायली लॉबी की इस वक्त नैरेटिव देखें, जो नेतन्याहू की एफर्ट्स अगर आप देखें, और जो खतरात आप देखें कि हमले होने के ज्यादा क्यों, यानी देखें बाकी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स तो हैं ना, भाई ऑयल उनको चाहिए, ब्रिक्स के खिलाफ जंग है, फलां फलां, ये तो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैं सबसे बॉटम लाइन की आपको बात कर रहा हूं, सबसे बॉटम लाइन, कि जहां पर वो ये सोचते हैं कि यार ठीक है फिलहाल अगर जंग नहीं करनी, को दरमियानी रास्ता में निकाल ले, तो ये वो चीज है ओआईसी वर्ल्ड को तबाह करना, ये पॉलिसी
जिसकी वजह से वो कहते हैं नहीं हमला ही करना है, कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकालना। अगर वो इतनी डिमांड जो ये रखते हैं, अगर अगला फरीक ओआईसी का कोई मुल्क मान भी लेता है तो भी उसको बख्शा नहीं जाता। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि लिबिया के पास कुछ भी नहीं था, यानी उन्होंने अपना न्यूक्लियर भी दे दिया, फिर भी उनको बख्शा नहीं गया, उनको डिस्ट्रॉय करना ही मकसद था। तो ये वैसे अब यूरोप को इस हवाले से जरूर सोचना चाहिए कि इससे भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो इजराइल ने उनको, ये जो जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, ये तो इजराइल की बनाई पॉलिसी है ना, और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को भी उस इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है कि उन्होंने इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। लेकिन यूरोप को इसका क्या फायदा हुआ? इधर मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज गए यूरोप, और आज जो यूरोप जिस चैलेंज से भुगत रहा है, और यूरोप का एक फेस ही बदल चुका है, यूरोप मतलब सत्यानाश हो चुका है, और मजीद पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो वो इन्हीं जंगों की वजह से हुआ। और अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया? हजारों कैजुअलिटीज और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गए, ठीक है ना। तो अमेरिका ने उसमें क्या हासिल, तो इसलिए उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस पॉलिसी का उनको फायदा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया कि खतरात क्यों हैं जंग होने के, और जब आप सारी चीजों को एनालाइज करते हैं तो आप ये देखते हैं, आप ये परसीव करते हैं कि वाकईतन यही पॉलिसी है। अच्छा, ईरान की पार्लियामेंट जो है उसका सेशन हुआ है जिसमें ईरान के आर्मी चीफ ने पार्टिसिपेट किया और स्पीच की है। पार्लियामेंट के सेशन में आर्मी चीफ ने जाकर जो स्पीच की है, और इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जाकर स्पीच की है। तो ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि वी आर रेडी टू डील विद एनी पोटेंशियल एग्रेशन। और इसके अलावा ईरान की नेवी ने स्वैम्स ऑफ मुहाजिर 6 एंड अबाबील 5 ये ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर मजीद डिप्लॉय किए हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस हैं, और ये अमेरिकन टारगेट्स को ओपन सी में निशाना बनाने के लिए आज इनको जो डिप्लॉय किया गया है। तो ये ईरान की जो वो तैयारी है। अच्छा, जो नाज़रीन डियागो गार्सिया है, इसके हवाले से अब ये डिस्कशन हो रही है कि क्या ईरान इसको हिट कर सकता है, यानी क्या ईरान के पास इतनी रेंज वाले मिसाइल्स हैं, क्योंकि उनके पास जो मैक्सिमम रेंज अभी तक है वो 2000 किलोमीटर है, और यहां तक पहुंचने के लिए उनको गालबन 5000 किलोमीटर की रेंज चाहिए। लेकिन अब एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि ईरान के पास ये रेंज है, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि जो वो डियागो गार्सिया को हिट कर सके, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज अमेरिका के लिए होने वाला है। और जरा देखिए चाइना को और क्या चाहिए भाई, ये वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कल को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होना है, चाइना के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल होना है। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ईरान डिस्ट्रॉय कर देता है तो चाइना को और क्या चाहिए, और रशियंस को और क्या चाहिए। और अगली बात भी नाज़रीन सुन लें, वो ये है कि रशियंस खामोश नहीं बैठे रहेंगे। एक तो अभी भी वो खामोश नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि ईरान फॉल करने की तरफ जा रहा हुआ, तो जैसे शाम में डायरेक्टली रशियंस आ गए थे, आप देखेंगे इसके ऊपर एक्सपर्ट्स बात भी कर रहे हैं, देयर इज मच पॉसिबिलिटी कि रशियंस डायरेक्टली ईरान में आएंगे। रशियंस खामोश नहीं बैठे रहेंगे, और जैसे दुनिया बदल रही है, होने को कुछ भी हो सकता है, और पहली बार चाइनीज भी डायरेक्टली उतर सकते हैं। हम कोई बड़ा दावा नहीं कर रहे, और ना ही चाइनीज की ये पॉलिसी है, और ना ही उन्होंने कभी ऐसा किया है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है ना, और मफादात बहुत, मतलब हाईएस्ट स्टेक्स बहुत आई है ना। रशिया को पता है कि ये जंग उसके लिए कितना जरूरी है, चाइना को पता है ये कितना जरूरी है, तो चाइनीज के हवाले से कोई बड़ा दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया बदल रही है, तो वो भी कोई भी स्टेप ले सकते हो। चाइनीज जब इन्वॉल्व हैं अब पूरी तरह से, लेकिन डायरेक्टली भी हो सकते हैं। लेकिन रशियंस के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे वो सीरिया में आए थे डायरेक्टली, और ये ईरान के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ईरान उनको बुलाता है नहीं बुलाता। लेकिन ये बात तो श्योर है कि अगर ईरानियंस उनको बुलाएंगे तो रशियंस आएंगे, और ईरानियंस अभी बुलाने नहीं वाले हैं। वो तो लास्ट स्टेज होगी कि जब ये हो गया कि भाई ईरान फॉल ही करने जा रहा है, तो फिर रशियंस आएंगे, क्योंकि ईरानियंस भी ये नहीं चाहते कि रशियंस आए। तो आप खुद लड़ना चाहते हैं ना, आपकी अपनी स्टेट है, आप खुद ही सामना करना चाहते हैं, तो आप गैर मुल्की फोर्सेस ऑन योर सॉइल नहीं चाहते, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई कि ईरान फॉल करने जा रहा है, तो फिर रशियंस आएंगे, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इजरायली फौज है वो लेबनान में इन्फिल्ट्रेट किया है उसने, और वहां पर एक लीडर को उठा लिया उसके घर से। आप जरा इनकी बदमाशी का जब अंदाजा लगाएं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, गजा में आज 122वां दिन है सीज फायर का, सो कॉल्ड सीज फायर का, और आज भी बमबारी जारी है।
अभी तक 6 शहादतें हो चुकी हैं और एक के बाद एक धमाका जो वो थ्रू आउट द गाजा स्ट्रिप जब सुना जा रहा है। उधर पीस बोर्ड बन चुका है और कमेटी ने अंदर आना था, उसको अभी तक दाखिल नहीं होने दिया गया और ऊपर से ये सारी बमबारी जो वो जारी है। और वेस्ट बैंक के हवाले से जो इजराइल ने इकदाम किए हैं उस पर कंडेमनेशन हो रही हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन कंडेमनेशन जो है वो हो रही हैं। नेतन्याहू ने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैसे अमेरिकन नेवी जो है वो अटैक लॉन्च करेगी ईरान के ऊपर और अब्राहम लिंकन से कैसे जब अटैक लॉन्च होगा। तो बात यह है कि अमेरिकन नेवी एंड अमेरिकन एयरफोर्स इसके मुकाबले में ईरान की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही ईरान की नेवी इस काबिल है, ना ही ईरान की एयरफोर्स की ऐसी कोई ताकत है। लेकिन ईरान की जो रियल स्ट्रेंथ है वो उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा काम ईरान ने इसी पर ही किया है और अमेरिका के हमले को सामने रख कर किया है। तो उनकी ईरानियन नेवी इनकी नेवी से लड़ने नहीं जा रही है, वो ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे। उनके आगे से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उनके आगे से कोई वॉरशिप्स नहीं है उस तरह के जो दो बदू आकर लड़ सकेंगे। वो एक गोरिल्ला जंग लड़ेंगे और जरा डिफरेंट अंदाज में लड़ेंगे। अब जरा एप्स्टीन के हवाले से अनबिलीवेबल जो चीजें आ रही हैं तेजी इसके साथ आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, नॉर्वे की एक बहुत टॉप डिप्लोमेट हैं, ठीक है, और ये कई हाई रैंकिंग पोस्ट के ऊपर रही हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसडर रही हैं। ये यूनाइटेड नेशन को यानी नॉर्वे की इनवॉय टू यूनाइटेड नेशंस रही हैं और इस वक्त ये जॉर्डन और इराक की इनवॉय हैं नॉर्वे की। लेकिन ये एक और जगह भी काम कर चुकी हैं। ये नॉर्वे की एम्बेसडर टू इजराइल भी रही हैं और ये वो शख्सियत हैं जब ओस्लो अकॉर्ड्स हो रहे थे तो वो जो सीरीज ऑफ निगोशिएशंस थे इजरायली साइड से और पैलेस्टीनियन साइड दोनों से, तो ये इन्वॉल्व थी उसमें, ठीक है। आज इन्होंने रिजाइन कर दिया है और वजह क्या बनी है? वजह बनी है एप्स्टीन लिंक, एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया और आज इनको रिजाइन करना पड़ा, इतनी सीनियर ओहदेदार। फिर इसके साथ जो नॉर्वे की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं। इनके जो हस्बैंड हैं उनका एक थिंक टैंक था, न्यूयॉर्क बेस्ड एक थिंक टैंक था, तो वहां पर जो फंडिंग एप्स्टीन देता रहा है। अच्छा, ये जो आपको सारे ये वेस्टर्न थिंक टैंक्स नजर आते हैं ना और बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और पता नहीं क्या कुछ, उसमें अब वो कच्चे चिट्टे सबके खुल रहे हैं, किसको कहां से फंडिंग आ रही है, किसको कहां से फंडिंग आ रही है। अब ये जो एप्स्टीन है ये पता नहीं कितने ही वेस्ट के जो थिंक टैंक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये फंड कर रहा है, कितने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये फंड कर रहा है, किस किस चीज में इन्वॉल्व है। तो अब ये बहुत सारे ओहदे निकल रहा है ये एप्स्टीन स्कैंडल। और हैरानी की बात यह है कि कितने ही शोबों से, यानी कोई ऐसा शोबा बचा नहीं है कि जिसमें से वो इन्वॉल्व नहीं है लोग। एम्बेसडर्स तो आ गए, बिजनेसमैन आ गए, साइंटिस्ट आ गए, वायरसेस कैसे इजाद की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, सदूर, प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी के लोग, मतलब सब के सब इसमें जो इन्वॉल्व हैं। और एप्स्टीन किस लिए उस तमाम अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के लिए, कहीं नॉर्मलाइजेशन करवा रहा है, कहीं ट्रेड डील्स करवा रहा है, कहीं असलिया डील्स करवा रहा है। मिसाल के तौर पे यूएई के बहुत सारे ऑफिशियल जो हैं इस वक्त भी ओहदेदार हैं, उनका लिंक और बड़ा कनेक्शन निकल रहा है एप्स्टीन के साथ। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन ने इस लेवरेज को, जो यूएई के आला ओहदेदार हैं उनके साथ उसका ताल्लुक था, तो इस लेवरेज को इसने इस्तेमाल किया इजरायली मिलिट्री और सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज को पिच करने में टुवर्ड्स यूएई, ठीक है। और 2014 में एप्स्टीन ने यूनाइटेड नेशन असेंबली के सेशन के दौरान मिडिल ईस्ट से आने वाली बहुत सारी जो शख्सियात हैं उनकी मीटिंग्स अरेंज करवाई। और एक और जो ईमेल है उसमें यह पता चल रहा है कि 2017 में एप्स्टीन ये प्लान कर रहा है कि यूएई को पुश किया जाए कतर की इन्वेजन के लिए, ठीक है। इस हद तक चीजें जो वो इन्वॉल्व हैं। और यूएई की जो परमानेंट कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की हेड हैं, डायरेक्टर हैं और फर्स्ट एडवाइजर टू यूनाइटेड नेशन हैं वुमेन, उनका नाम भी इसमें आ रहा है। अच्छा, फिर आज रिजाइन किया है फ्रांस में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, इसके जो सरबराह हैं इनका नाम भी आया है और आज इन्होंने रिजाइन किया है। और ये 4 टर्म से इसके डायरेक्टर हैं, 4 टर्म से, कई सालों से ये इसके डायरेक्टर हैं। आज इन्होंने रिजाइन किया है ये एप्स्टीन फाइल के। आप देखें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं,
कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, उसके पीछे एप्स्टीन का हाथ है। यानी एक शख्स इस कदर इन्वॉल्व है और अभी ये कहानी चलेगी, अभी ये लंबी चलेगी, कई साल ये चलेगी। और जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका बाप मुसाद का सबसे बड़ा एसेट था, जिसके फ्यूनरल में 6 मुसाद सरबराहान शरीक हुए और उसको यरूशलेम में ही उसकी तदफीन की गई, उसकी जो बेटी है, जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, वो इस वक्त अमेरिकी जेल में है। और आज या कल उसकी कांग्रेस के सामने बिहाइंड द क्लोज डोर्स जो क्वेश्चंस उसके साथ मजीद होने जा रहे हैं। हालांकि ये पब्लिकली होने चाहिए, वहां पर ये डिमांड है, लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर होने वाले तो बहुत सारे नए इंकशाफात होंगे। यानी वो सबसे आम तरीन शख्सियत अभी जिंदा है जो सब कुछ जानती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंवॉल्व थी एप्स्टीन के साथ साथ। तो मैक्सिको ने 800 टन एड जो वो क्यूबा को भेजी है डिस्पाइट यूएस प्रेशर। अमेरिका का बहुत शदीद प्रेशर है, इसके बावजूद मैक्सिको ने फूड और ये सारे आइटम जो है एड जो है वो क्यूबा को भेजी है। क्यूबा जो है वो बहुत ज़्यादा फूड जो शॉर्टेज है उसका सामना कर रहा है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राह ज़रूर करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।